बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करा था, यूनिट नंबर 2। ध्यान से बेटा आराम से सुनो, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस यूनिट के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर्स है। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर पे हम है, राइट। अब एक बार जल्दी से मैं लास्ट क्लास तक को रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था फिस्कल फंक्शंस। उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो रिचर्ड मस्ग्रेव है, उन्होंने अपनी बुक जो है जो पब्लिक फाइनेंस वाली बुक है, जो उसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 मेजर या कोर फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो तीनों फंक्शन को हमने बहुत बहुत बारीकी से देखा कि तीनों फंक्शन में क्या करना होता है, सरकार उसमें क्या क्या करती है, एम क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सरकार उसे कैसे ठीक करती है, सारी चीजें। बेसिकली एलोकेशन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमें ना रिसोर्सेज का प्रॉपर और एफिशिएंट एलोकेशन करना है ताकि हम अच्छे से बैलेंस प्रोडक्शन कर पाए। अगर हमने मिस एलोकेशन कर दिया रिसोर्सेज का, तो कुछ गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होगा और कुछ का अंडर प्रोडक्शन, विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। सेकंड होता रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार इसमें मेजरली फोकस करती है कि इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे। अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो हम ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ वाला हो जाए, जिससे अमीर और अमीर हो जाए और गरीब और गरीब। तो सरकार क्या करती थी, सरकार प्रोग्रेशन टैक्स लगाती थी, मतलब अमीरों पे ज्यादा टैक्स इंपोज करती थी, उससे पैसा आता था और उस पैसे को कहां देती थी, गरीबों को एज सब्सिडीज, ग्रेट लगाती थी। डन। अच्छा, उसके बाद थर्ड आया था बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि बेटा हमारी जो इकोनॉमी है, बिजनेस साइकिल है, उसमें एक्सपेंशन और रिसेशन फेज आते थे याशिका जी। अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो एक्सपेंशन फेज चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा लेकिन बहुत टाइम बाद। या फिर अगर हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और हमने इकोनॉमी को छोड़ दिया तो बेटा हो सकता है रिसेशन चलता रहता है फॉर अ लॉन्गर टाइम और डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर बहुत ही देर तक चलता रहे, इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए। तो टेक्निकली क्या होता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है। सर कैसे लाती है? बेटा एक्सपेंशन के टाइम पे हमने देखा था वो कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी बनाती है और रिसेशन के टाइम पे वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती थी और ऐसे वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करती थी। ठीक है जी। अच्छा, ये था चैप्टर नंबर 1। उसके बाद हम आए थे चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 में अभी तक हमने 2 पॉइंट कर लिए बेटा। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या था? मार्केट फेलियर। क्या नाम था? अब मैंने आपको बताया मार्केट फेलियर क्या होता है। मार्केट फेलियर वो सिचुएशन होती है बेटा जब कुछ गुड्स का इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन होता है और कुछ गुड्स का इकोनॉमी में अंडर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब मार्केट फेलियर होता क्यों है? तो बेटा उसके 4 मेजर रीजन थे, याद है? सबसे पहला रीजन क्या था? मार्केट और मोनोपोली पावर, है ना। मार्केट और मोनोपोली पावर, इसमें मैंने बताया था कि मोनोपोली के केस में उसके पास एक पावर होती है कि वो प्राइस को ज्यादा सेट करता है एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट, यानी उसे लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता था। अब प्राइस ज्यादा रखने के लिए मोनोपोली जानबूझकर गुड्स का क्या करता है? अंडर प्रोडक्शन करता है, कम गुड्स प्रोड्यूस करेगा ताकि मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट हो और उसकी वजह से वो प्राइस का चार्ज कर पाए हायर। दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर, पहला पॉइंट। सेकंड क्लास में मैंने पॉइंट डिस्कस करा था जिसमें मेरी पूरी सेकंड क्लास लग गई थी लास्ट वाली, दैट इज एक्सटर्नैलिटीज। पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था एक्सटर्नैलिटी क्या होता है बेटा। एक्सटर्नैलिटी का मतलब था बेनिफिट और कॉस्ट जो एक इंडिविजुअल या फर्म सोसाइटी को दे रही है और उसके बदले ना ही उसे पैसे मिल रहे हैं ना ही उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर मैंने बताया था एक्सटर्नैलिटी कितने टाइप की होती है? 2। एक होती थी कौन सी? पॉजिटिव, एक कौन सी? नेगेटिव। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी और एक होती है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव में भी पॉजिटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन। फिर इनमें भी फर्दर 2 पार्ट, नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। ऐसे करके बेटा टोटल 8 टाइप्स बने थे, याद है आपको? और डेफिनेशन सबकी सेम थी, बस थोड़े थोड़े चेंज आ रहे थे। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करें तो ऐसा था, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो इनिशिएट हुई है प्रोडक्शन या कंजम्पशन में, बस थोड़े थोड़े चेंज आ रहे थे। तो डेफिनेशन भी आपको एक याद रखनी है, बाकी आप सारे बना दोगे। हाँ, द पॉइंट इज आपको अच्छे से एग्जाम्पल याद रखने हैं। पेपर में एग्जाम्पल आ जाएगा और बोलेगा ये कौन सी वाली एक्सटर्नैलिटी बताइए, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सिंपल ही है भाई, अगर आपको बेनिफिट दे रहे हो आप तो वो कौन सी होगी?
पॉजिटिव, हार्म दे रहे हो तो कौन सी होगी? नेगेटिव। अच्छा, अगर आप बोलिए बेनिफिट दे रहे हो और वो बेनिफिट आप प्रोडक्शन प्रोसेस से दे रहे हो, आपकी प्रोडक्शन से किसी को बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या होगी? नेगेटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन। और अगर आप बेनिफिट दे रहे हो सोसाइटी को अपनी कंजम्पशन से, जैसे आपने कोविड का इंजेक्शन लगा लिया था पहले, राइट, तो वो क्या है? दैट इज पॉजिटिव कंजम्पशन। तो आपको बहुत आराम से देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सी एक्सटर्नैलिटी किस टाइप की है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज, एक्सटर्नैलिटी कैसे मार्केट फेलियर करता है, तो मैंने बताया बेटा, एक्सटर्नैलिटी के केस में प्रोड्यूसर जो है ना, वो प्राइवेट कॉस्ट को तो कंसिडर करता था, लेकिन क्या वो एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड करता था? एक्सटर्नल कॉस्ट को निगलेक्ट कर देता था। तो टेक्निकली वो सोशल कॉस्ट लेनी थी, लेकिन वो अज्यूम किसको कर लेता है? प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर कर देता था। इसकी वजह से वो ओवर प्रोडक्शन करता था, याद है आपको? और बेनिफिट वाले केस में क्या होता था? वो एक्सटर्नल बेनिफिट को इंक्लूड नहीं करता था, विच लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन। तो मैंने एग्जांपल देके आपको समझाई थी वाली बातें। एग्जांपल कहा? हाँ, ये रहा एग्जांपल। तो ये सारी चीजें खत्म हुई थी। सर आवाज बहुत कट, 1 मिनट दे यार भाई, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? भाई यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारा बेटा अभी तक हमने एक्सटर्नैलिटी वाला पार्ट करा है। अगर किसी बच्चे की लास्ट क्लास छूटी है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझे फिर से मैसेज कर देना संचित भाई। वैसे मैंने सबको भेज दी थी, तेरे को भेजी नहीं है? आप दो, आपको भेज दी मैंने, तेरे को भी भेजनी है, ठीक है। तेरे को मिल गई थी ना? हाँ, कुछ को मिली थी, कुछ मेरे दिमाग से निकल गए थे। एक बार फिर से मैसेज कर दियो बेटा, मैंने तेरे को भेज दिया, ठीक है। आज की क्लास में पिछली क्लास का कोई लेना देना नहीं है, एकदम फ्रेश पॉइंट है, तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप बेटा अपने आसपास के लोगों से एक्सटर्नैलिटी के पेजेस छुड़वा दो, लेक्चर में देख लेना। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पब्लिक गुड्स। ध्यान से समझना, नोट्स आपको मिल जाएंगे आज, टेंशन मत लो, आराम से। बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैंने आपको बताया था कि मार्केट फेलियर जो है, मार्केट फेलियर होने के 4 कॉज होते हैं। कितने कॉज होते हैं? 4। उसमें से 2 हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा? मार्केट या मोनोपोली पावर, और दूसरा कौन सा? एक्सटर्नैलिटी। अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है बेटा आपके सामने, तीसरा पॉइंट है पब्लिक गुड्स। कौन सा पॉइंट है बेटा? अब ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स जो होते हैं इन्हें कलेक्टिव गुड्स भी बोलते हैं। वैसे पब्लिक गुड्स जो होते हैं बेटा, पहले हमें इन्हें समझना पड़ेगा कि पब्लिक गुड्स होते क्या है। इसमें आप मार्केट फेलियर कैसे करेंगे वो तो बहुत बात की बात है, पहले मतलब तो समझे पब्लिक गुड क्या है। अब पब्लिक गुड को समझने के लिए पहले आपको प्राइवेट गुड समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको प्राइवेट गुड पढ़ाऊंगा, उसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मतलब जो गुड प्राइवेट नहीं होते वो पब्लिक होते हैं। और पब्लिक गुड समझ गए अच्छे से तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि पब्लिक गुड की वजह से मार्केट फेलियर यानी अंडर ओवर प्रोडक्शन कैसे होता है। आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट गुड क्या होता है। तो हेडिंग मैंने डाली है पब्लिक गुड, थर्ड पॉइंट मार्केट फेलियर का। और इसके अंदर क्या है पहले मैंने बताइए संचित भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड। पहले बेटा आपको प्राइवेट गुड समझना पड़ेगा। अगर प्राइवेट गुड समझ आया तभी आप पब्लिक गुड को समझ पाओगे, तभी आप मार्केट फेलियर समझ पाओगे, ठीक है। जाना यहां तक? अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट गुड की बता रहा हूं। प्राइवेट प्राइवेट गुड क्या है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने फोन परचेज करा है, ये फोन मेरा कैसा गुड है? प्राइवेट गुड। सर क्या मतलब? अब देखो पॉइंट कह रहा बेटा प्राइवेट गुड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्केर्स। अब स्केर्स का मतलब क्या? स्केर्स का मतलब does anyone who wants to consume them must purchase them। मतलब बेटा खाली फ्री फोकट के नहीं आते। अगर आपको प्राइवेट गुड को कंज्यूम करना है तो पहला पॉइंट आपको इसको परचेज करना कंपलसरी है। परचेज करना, इसका मतलब पब्लिक गुड के केस में कंजम्पशन करने के लिए परचेज करना जरूरी नहीं है। अभी देखेंगे कैसे, अभी देखेंगे कैसे, बस छोड़ दो। पहला पॉइंट ये समझ आया, प्राइवेट गुड वो गुड है जो स्केर्स इन नेचर है, और अगर आपको उनकी कंजम्पशन करनी है देन यू हैव टू परचेज इट। परचेज करोगे तो कंजम्पशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ आ रही क्या? पॉइंट नंबर 2, याद रखना प्राइवेट गुड नेचर में राइवलरस होते हैं। कैसे? राइवलरस। राइवलरस मतलब सर बेटा, राइवलरस मतलब होता है साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज
अरे बेटा अगर ये मेरा फोन है तो इसको कंज्यूम मैं ही तो करूंगा। क्या याशिका मुझसे बोलेगी सर मेरे को अपना फोन देना, तो बेटा याशिका को मैं मार सकता हूँ, चाटा मार सकता हूँ, क्यों दूंगा भाई, ये मेरा फोन है, राइवलरस नेचर है, मतलब अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं ही कंज्यूम करूंगा। कभी आपने ऐसे देखा है, चलो वो तो मम्मी पापा का तुम शेयर कर लेते थे, बट टेक्निकली कभी ऐसे देखा है कि मैंने परचेस करा है और वो दो फोन में रैंडमली किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ? लेकिन जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो होता है नॉन राइवलरस, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। सर मतलब बेटा नीचे वाली रोड है, ये जो मार्केट की रोड है, अगर मैं इसमें चल रहा हूँ और याशिका इसमें कूद कर आ गई, तो क्या मैं उसे धक्का दे दूंगा रोड से कि बेटा निकल यहाँ से, राइवलरस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। अरे पब्लिक गुड के केस में साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। क्या बात समझ आती? ठीक है, तो 2 पॉइंट। प्राइवेट गुड जो होते हैं वो क्या होता है बेटा, शेयर्स, और उनको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज। बट वहां के केस में आपको परचेज करने की जरूरत, जैसे अगर रोड की बात करें तो रोड क्या किसने परचेज करी है, भाई मैं भी चल सकता हूँ, एक छोटी याशिका चल रही है वो भी चल सकती है, संचित भाई चल रहे हैं वो भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है। सेकंड पॉइंट, पब्लिक प्राइवेट गुड कैसे होते हैं नेचर में, राइवल रश, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। मेरा है तो मैं यूज करूंगा और कोई मेरे साथ यूज नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल रश, पब्लिक पे तो हम जाएंगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूडेबल। कैसे होते हैं बेटा, एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या होता है बेटा, जिस पर्सन ने उसके पैसे नहीं दिए आप उस पर्सन को हकाल सकते हो। हकाल मतलब समझते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हो। हकाल मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड, निकाल सकते हो। भाई जिसने पैसा दिया वो यूज करेगा, और जिसने पैसा नहीं दिया आप उसे क्या कर दोगे, एक्सक्लूड। ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड में ऐसा, अरे पब्लिक गुड में देखो क्या होगा, अगर मैं रोड पे चल रहा हूं, मान लो बेटा ये रोड है, ये मैं हूं बेटा, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, यहाँ पे इस रोड में मैं चल रहा हूँ, चलते चलते बेटा मुझे यहाँ पे स्नेहा दिख गई, मैंने कहा अरे स्नेहा, बेटा ग्रीन है ना इसके बाल, मैंने कहा अरे स्नेहा बेटा तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम तो टैक्स पे करती ही नहीं हो। मैंने से रोड से बेटा गाड़ी का धक्का दे दिया, मैंने कहा जा, मैंने कहा कैसे चल रही है, मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। टेक्निकली क्या है बेटा, पब्लिक गुड के केस में आप एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं। क्यों भाई, आपने पैसे दिए या नहीं दिए, सबको इसका यूज कर सकता है। लेकिन प्राइवेट गुड्स कैसे होते हैं, एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या सर, इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड और प्रिवेंट कंज्यूमर्स हु हैव नॉट पेड, हु हैव, समझ आएगा, कोई दिक्कत बेटा, 110%। फिर से रिपीट करो, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नेचर में कैसे होते हैं, स्केयर्स, इसका मतलब अगर आपको कंज्यूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज। सेकंड, प्राइवेट गुड कैसे होते हैं, राइवल रश, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज, अरे अगर मेरा फोन है तो वो मेरा फोन है कि कोई और उसको एट सेम टाइम यूज नहीं कर सकता जब तक मैं सेल ना करूं, आपको परचेज ही करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, प्राइवेट गुड्स कैसे होते हैं, एक्सक्लूडेबल, मतलब जिसने उसे परचेज करा है वही यूज कर सकता है, और जिसने परचेज नहीं करा आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हो या यूज करने से रोक सकते हो। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 बेटा, प्राइवेट गुड के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। प्लीज इसे स्टार बना लेना जब नोट करोगे ना, प्राइवेट गुड के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब क्या होती है बेटा, फ्री राइडर प्रॉब्लम एक मुहावरा है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, बस उसे बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब होती है कि जब आप गुड्स को यूज करना चाहते हो बट उसके बदले पे नहीं करना चाहते। अब पब्लिक गुड्स में देखो, पब्लिक गुड्स में क्योंकि पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल नहीं होते, तो चाहे आप उसके पैसे दो या ना दो, यूज करने का राइट किसके पास है, सबके पास। भाई रोड पे तो सबको ही चलेगा ना, चाहे उसने टैक्स दिया हो या नहीं दिया हो। तो पब्लिक गुड के केस में ना फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। अब एक पार्क बना है, क्या बना है, एक पार्क, उस पार्क में पेड़ लगे हुए, फ्रूट्स लगे हुए, पब्लिक पार्क है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने उस पार्क को बनाने में टैक्सेस पे करे, तो टेक्निकली मैंने तो पैसा दिया है, बेटा स्नेहा ने पैसा नहीं दिया। अब नहीं होगा ऐसा, क्यों होगा फल मेरा, कैसी बात कर रहा है बेटा, अगर पब्लिक पार्क है उसमें बहुत सारे पेड़ है, पेड़ में फ्रूट्स है, पब्लिक पार्क है बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो उसमें फ्रूट्स लगेंगे मैं तो उन्हें कंज्यूम करूंगा ये बोल के कि भाई मेरे तो फ्रूट्स है, मैंने तो पैसा दिया है। लेकिन क्या स्नेहा उसे कंज्यूम कर सकती है, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और वो तो ज्यादा खाएगी, घर भी ले जाएगी, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, लपेट लेती हूँ, आधा आधा खा के फेंक देगी। क्यों, क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम है ना, पैसा तो दिया नहीं है, कंजम्पशन इन्हें करनी है।
तो प्राइवेट के केस में याद रखना फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती। यार वो तो संचित पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आपको कंज्यूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, परचेज। तो यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। पब्लिक के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। 4 पॉइंट याद हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी बेटा, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा प्राइवेट गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। शुभम भाई प्राइवेट गुड कौन से, पहला जो स्केयर्स है और अगर आपको कंजम्पशन करनी है तो यू हैव टू परचेज देम। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, मतलब जिस पर्सन ने उसके पैसे नहीं दिए तो आप प्राइवेट गुड्स की कंजम्पशन से उसे एक्सक्लूड कर सकते हो या कंजम्पशन करने से मना कर सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, फ्री राइडर प्रॉब्लम तो प्राइवेट गुड के केस में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहां तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा, फ्री में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा जी सर, स्नेहा के बाल इतने बड़े, प्रिया देखो मजे ले रही, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ओनर्स ऑफ प्राइवेट गुड, ओनर्स ऑफ प्राइवेट गुड्स कैन एक्सरसाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। भाई प्राइवेट गुड्स के केस में मैंने परचेस करा ना, तो मेरे पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है। एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग द गुड। भाई मैंने मेरा फोन परचेस करा तो ये मेरा फोन है, इसमें मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है। अगर स्नेहा इसको टच करने की कोशिश करेगी तो मैं उसका हाथ काट सकता हूँ, है ना, चाकू से। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। द पॉइंट इज यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और आप एक्सक्लूडेबल था भाई, जिसने परचेज नहीं करा आप उसे एक्सक्लूड करवा सकते हो, मना कर सकते हो कि नहीं करना यूज। और लास्ट पॉइंट याद रखना बेटा, प्राइवेट गुड के केस में मतलब क्या कह रहा है, एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट। क्या बोल रहा है, एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट आर इन्वॉल्व, आर इन्वॉल्व फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाई प्राइवेट गुड। सर क्या मतलब बेटा, एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट मतलब समझना, मान लीजिए मैंने एक फोन प्रोड्यूस करा, फोन फोन कैसा गुड है, पब्लिक या प्राइवेट, प्राइवेट राइट। मैंने एक फोन प्रोड्यूस करा, एक कंपनी है एप्पल, ठीक है बेटा, एप्पल ने एक फोन बनाया और वो फोन बनाया है याशिका के लिए, और इस फोन को बनाने में एप्पल को जो कॉस्ट लगी है वो लगी है मान लो 10,000 रुपीज। फोन की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपीज। अब मैंने याशिका का फोन देखा, मैंने कहा वाओ कितना अच्छा फोन है, मैंने कहा मुझे भी ये फोन चाहिए। तो मैं गया एप्पल के पास और मैंने बोला एप्पल जो याशिका के लिए फोन था वो एक फोन मेरे लिए भी बना दो। तो अब एप्पल को फोन बनाने के लिए क्या कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, दोबारा करनी पड़ेगी भे, दोबारा फोन बनाना है तो अगेन वो कॉस्ट इनकर करेगा कितने की, 10,000 की। मतलब याद रखना प्राइवेट गुड्स के केस में जो एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट होती है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग प्राइवेट गुड्स, वो होती है नहीं होती, होती है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखो बेटा, सरकार ने रोड बना दी, उस रोड पे मैं चल रहा था, गाड़ी चला रहा था, भाग रहा था, याशिका ने देखा वाओ इतनी अच्छी रोड, सर कितने अच्छा भाग रहे। याशिका गई गवर्नमेंट के पास, करीब मेरे लिए भी एक रोड बना दो, तो गवर्नमेंट कहेगी पागल है क्या, इसी रोड पे भाग ले। तो याशिका इसी रोड पे चलने लग गई। अब क्या कोई एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट लगी क्या उस रोड को बनाने में, अबे एक बार बना ली ना मेरे लिए चलने के लिए और उसमें 50 लाख लग गए, तो जब कोई और कंज्यूमर उस पर चलेगा तो क्या 50 लाख की दोबारा रोड बनेगी, नहीं ना, एक बार बन गई। तो पब्लिक के केस में एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट नहीं होता। क्या ये बात समझ आई आपको बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस पढ़ने हैं, 6 पॉइंट बताए। प्राइवेट गुड समझ आए गौरव, प्राइवेट गुड समझ आए, फिर से रिपीट करो, प्राइवेट गुड, आप फोन का एग्जांपल लेके चलो। प्राइवेट गुड क्या होता है, पहला स्केयर्स होते हैं, मतलब अगर आपको कंज्यूम करना है देन यू हैव टू परचेज देम। सेकंड राइवलरस होते हैं, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन नॉट पॉसिबल, मेरा है तो उस टाइम पे मैं ही कंज्यूम करूंगा। थर्ड ये नेचर में कैसे होते हैं, एक्सक्लूडेबल, मतलब जिन लोगों ने इसका पैसा नहीं दिया आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हो या उनका कंजम्पशन प्रिवेंट करवा सकते हो, मना करवा सकते हो कि नहीं करेगा तो, जैसा सुनियो करता था नोबिता के साथ। अबे यार तुम डोरेमोन नहीं करते कब, है सुनियो से क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता और शिजुका को इंक्लूड कर लेता था जबरदस्ती। अब जियान को करना पड़ता था वरना पिटता, ऐसा होता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बेटा, पब्लिक प्राइवेट गुड के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट
नहीं करती, मतलब क्योंकि भाई खरीदना ही पड़ेगा आपको, तो फ्री का चंदन कोई घिस नहीं सकता प्राइवेट के केस में। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे बेटा ओनर परचेज करके प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्ट कर सकता है। और लास्ट, इन गुड्स को बनाने में, हर अगले गुड को बनाने में एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट लगती है। अब इन सबको उल्टा करके क्या बन जाएगा, मतलब पहला पॉइंट, पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनको यूज करने के लिए परचेज करना जरूरी, क्या वो राइवलरस होते हैं, नॉन राइवलरस, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस पर याशिका भी तो चल सकती है, मैं धक्का नहीं मार सकता उसको, मतलब मार सकता हूँ वैसे बट टेक्निकली नहीं मार सकता, मन तो करेगा कि मार दो बट। थर्ड, ये क्या एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन मतलब ऐसा नहीं है कि याशिका ने टैक्स पे नहीं करा तो मैं उसे रोड से हटा दूंगा, कहूंगा रोड के साइड में चल, फिर फुटपाथ पे चल रही, मैंने कहा अच्छा तूने तो इसका भी टैक्स नहीं भरा, फिर मैं उसे और हटा दूंगा, मैं फुटपाथ पे भी मत चल यहाँ से, ऐसा आप नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट बेटा, पब्लिक गुड के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट में नहीं होती, पब्लिक के केस में होती है। अब मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैंने तो टैक्स दिया है, संचित रोड पे चल रहा है, संचित ने थोड़ी टैक्स दिया है, तो वो तो फ्री का चल रहा है ना, बट क्या करे, चल रहा है तो चल रहा है। क्या वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स लगा सकते हो आप, नहीं, और वहां पे एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट इन्वॉल्व, एक बार रोड बन गई, उस पे एक बंदा चले 100 बंदे चले, कोई एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट थोड़ी है उस पे। तो बेटा यहीं पे आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स, और सॉरी पब्लिक गुड्स। देखो भाई, देखो देखो, बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुकना रुकना पेशेंस एकदम। पहला पॉइंट बेटा, कंजम्पशन इज कलेक्टिव इन नेचर, कंजम्पशन इज मतलब क्या, नो डायरेक्ट पेमेंट बाय कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव कंजम्पशन गुड और सोशल गुड। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट पेमेंट करनी जरूरी नहीं है, कुछ लोग कर देते हैं बट सारे लोग नहीं करते। सेकंड, नेचर में कैसा होता है बेटा, नॉन राइवलरस, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। इसका मतलब इट मींस कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड बाय वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी अवेलेबल फॉर ऑल अदर। अगर मैं रोड पे चल रहा हूं तो मेरे रोड पे चलने से किसी और के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी चल सकता है, इक्वल राइट है उसके पास। तो यहाँ पे नॉन राइवलरस है, साइमल्टेनियसली आप कंज्यूम कर सकते हो। थर्ड, नेचर में कैसे होते हैं बेटा, मतलब जिसने पैसा नहीं दिया क्या आप उसे हकाल सकते हो, नहीं हकाल सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इट इफ द गुड इज प्रोवाइडेड, वन इंडिविजुअल कैन नॉट डिनाई अदर इंडिविजुअल कंजम्पशन इवन इफ दे हैव पेड फॉर इट और नॉट। क्लियर है, मैं याशिका को रोड से थोड़ी हटा सकता हूँ कि बेटा हट जा, तूने टैक्स नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते। बेटा ये नेचर में कैसे होते हैं, जनरली इंडिविजिबल, इन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल है, मतलब ऐसे याशिका कहेगी सर रोड का इतना पार्ट मेरा, रोड का इतना पार्ट आपका, आप उस साइड ही रहना, मैं इस साइड ही रहूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बेटा, मोर वल्नरेबल टू इशू सच एज एक्सटर्नैलिटीज, यहां पे किसी का प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, और यहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया था, याद रखना नुपुर जी, प्राइवेट के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इट इज मोर वर्नरेबल टू इशू लाइक फ्री राइडर प्रॉब्लम। यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लोग पैसा देना नहीं चाहते लेकिन गुड्स को कंज्यूम करते हैं दबा के, ओवर कंजम्पशन करते हैं, फ्री में मिलता है। और लास्ट बेटा, मोल वर्नरेबल मतलब ज्यादा अफेक्टेड है, फ्री राइडर प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा होती है। और लास्ट, वंस अ पब्लिक गुड इज प्रोवाइडेड, द एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट कैसी होती है बेटा, एक बार रोड बन गई तो भाई कोई भी इस पे चले, एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, जीरो, समझ आएगा। तो बेटा ये मैंने आपको प्राइवेट गुड बता दिए, ये मैंने आपको पब्लिक गुड बता दिए। अब क्या मैं ये बताऊं संचित, पब्लिक गुड से मार्केट फेलियर कैसे होता है, और बड़ा सिंपल है बेटा, एक बात बताओ, पब्लिक गुड आपने पढ़ लिया, पब्लिक गुड के केस में आप एक बात बताओ, जो प्रोड्यूसर है वो पब्लिक पार्क बना रहा है, पब्लिक रोड बना रहा है, तो क्या पब्लिक गुड में प्रॉफिट ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा है कम, कम, भाई क्योंकि उसको यूज करने के लिए किसी को परचेज करना जरूरी नहीं है ना,
अब जैसे मैं फोन बना रहा हूँ, तो फोन के केस में तो जो परचेस करेगा उसे ही बेचूंगा। पब्लिक गुड में ऐसा होता नहीं है। तो पब्लिक गुड में जो प्रोड्यूसर है ना, उसके लिए प्रॉफिट क्या होते हैं? कम। तो क्या प्रोड्यूसर पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज होगा, डिस्करेज? उसकी वजह से पब्लिक यानी सोशल गुड जो होते हैं उनका होता है अंडर प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन? और उसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। समझेगा? प्राइवेट गुड में तो आपको पैसा मिल रहा है अच्छा, तो उसमें क्या होता है? प्रॉफिट। तो हर बंदा उसकी ओवर प्रोडक्शन करने को रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक गुड के केस में ना जनरली कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर इतना इंकरेज नहीं होता। अब हम देखेंगे। अब इसका सोल्यूशन पता है क्या होता है? अभी इसी अगले टॉपिक में आएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? कि पब्लिक गुड गवर्नमेंट डायरेक्ट खुद प्रोड्यूस करती है। रोड, डैम्स, रेलवे, ये सब क्या करती है? खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर तो इसमें इंकरेज नहीं होना जल्दी से, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है बढ़िया। तो बस बेटा यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है पब्लिक गुड्स डू नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव्स, डू नॉट प्रोवाइड दैट विल जनरेट ऑप्टिमल मार्केट रिएक्शन। तो मतलब ज्यादा कोई प्रॉफिट इंसेंटिव नहीं होता। प्रोड्यूसर्स आर नॉट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स if they cannot charge a positive price for them or make profits from them। तो अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट नहीं होते। इफ लेफ्ट टू द मार्केट, अगर हमने मार्केट को छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं करा, तो क्या प्रॉब्लम होगी? सारे प्राइवेट प्लेयर क्या प्राइवेट गुड बनाएंगे, पब्लिक गुड? प्राइवेट। और पब्लिक गुड कोई बनाएगा नहीं, जिसकी वजह से पब्लिक गुड का अंडर प्रोडक्शन होगा, मार्केट फेलियर। इफ द मार्केट, if left to the market, public goods will not be produced at all or will be underproduced, this lead to market failure। क्या ये बात समझ आई आपको? बेटा क्या ये बात समझ आई आपको? देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इंटर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता था, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट याद करना पड़ता था। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि चैप्टर बहुत सिंपल है, थ्योरी ज्यादा है, लेकिन आपको थ्योरी याद नहीं करनी, आपको सिर्फ पॉइंट समझने हैं। जब वहां पर आएगा आपको अपने आप टिक कर देना है। इनमें से बोलेगा इनमें से कौन सा प्राइवेट गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन सा पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। समझ आ रही बात? तो मार्केट फेलियर के 4 कॉज थे, उसमें से 3 रीजन हमने देख लिए। एक बार रिपीट करें। सबसे पहले कौन था? मोनोपोली और मार्केट पावर। सेकंड क्या था? एक्सटर्नैलिटी। थर्ड क्या था? पब्लिक गुड। मोनोपोली पावर में आप मोनोपोली के केस में उसे प्रॉफिट कमाना है, हाई प्राइस चार्ज करना है, तो वो जान के गुड्स का कैसा करता है? अंडर प्राइस। एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है बेटा? कई बार हम एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, है ना, हम सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं या बेनिफिट कंसिडर ना करते हुए अंडर प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड मैंने बताया पब्लिक गुड्स। एक बार रिपीट करो। पब्लिक गुड्स से पहले मैंने क्या बताया? प्राइवेट। प्राइवेट की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सबसे पहले गुड्स कैसे? स्केर्स। और अगर आपको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? नेचर में कैसे होते हैं? राइवलरस, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट एक्सक्लूडेबल, जिसने परचेज नहीं करा आप उसकी कंजम्पशन क्या कर सकते हो? एक्सक्लूड। फोर्थ यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट होता है। फिफ्थ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट होता है, फिफ्थ वाला पहले बता दिया। फिफ्थ यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पे एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट क्या होता है? होता है। अगले गुड को बनाने में आपको एडिशनली कॉस्ट लगानी पड़ेगी। पब्लिक गुड के केस में पहला, पब्लिक गुड के केस में सबसे पहले बेटा इसकी कंजम्पशन कैसी होती है? कलेक्टिव। मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्ट परचेज करने का सीन नहीं है, आप बिना परचेज करे भी यूज कर सकते हो कई बार। सेकंड नेचर में क्या होता है? नॉन राइवल, मतलब साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। एक टाइम पे आप एक से ज्यादा बंदा यूज कर सकता है और मेरे कंजम्पशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नेचर में कैसा होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब जिसने पैसा नहीं लिया आप उसको हकाल नहीं सकते, आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट? इंडिविजिबल। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे परचेज नहीं करना पड़ता ना सारे कुछ को। और लास्ट एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट क्या होता है? यहाँ पे जीरो। एक बार रोड बन गए, एक बार पब्लिक गुड बन गया, तो आप एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 50 बंदे सब मिलकर उसे यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई रिसोर्स नहीं यूज। बेटा ओवर यूटिलाइजेशन पब्लिक गुड्स का होता है। जब तेरे को कोई चीज फ्री में मिलेगी ना बेटा, तब तू उसकी वैल्यू नहीं करेगा, लपेटेगा, खाएगा। जैसे अगर पेड़ लगा रहा है पार्क में, उसमें आपको फ्रूट लगे मिल गए, आपकी मम्मी ने आपके लिए फ्रूट तोड़ा, आपने आधा एप्पल खाया, मम्मी को नहीं खाना, मम्मी फेंक देगी। अब वही एप्पल जब 300 रुपए किलो मम्मी घर बाजार से लेके आएगी, तो तुम्हारे बेटा कूट कूट के तुम्हारी मम्मी खिलाएगी एप्पल, मार मार के। फिर आधा भी छूट गया, अंदर का बीज तक नहीं आया, तुमने उठने भी तुम्हें मार पड़ेगी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग नहीं ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो जब हमें फोकट की चीज मिल जाती है ना बेटा,
तो हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। समझा नहीं समझा? आप नोट कर रहे हो क्या? घर पे करना है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा यहाँ तक डन। भाई गेट बंद कर दे आप, वरना एसी कूलिंग नहीं करेगा तो। अच्छा आगे बढ़े, आ जाओ भाई आगे। बेटा लास्ट पॉइंट देखना, मार्केट फेलियर का लास्ट कॉज। लास्ट कॉज देखो मार्केट फेलियर का, चार थे ना। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब ये फोर्थ कॉज है मार्केट फेलियर का, क्या? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यार तुम तो इतने होशियार बच्चे हो, तुमने क्या डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पर पढ़ा है? लॉ में पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पर? इसने मुझे लगा एक ही टॉपिक पढ़ा, गुस्से बोले तेरा हाँ पढ़ा है ना। लेट द बायर बिवेयर। उसने आपको क्या पढ़ाया था कि भैया सेलर को अपने गुड्स की एक्चुअल नॉलेज होती है, और सेलर जो है वो अपने गुड्स को तारीफ ही करेगा, उसका काम नहीं बुराई करना, और ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे देखना है भाई। ऐसे कुछ यहाँ पर भी है। और सुनो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे फोकस करना ठीक है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है। अब मार्केट फेलियर होने का चौथा कॉज है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या कॉज है बेटा? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले ये क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा परफेक्ट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है कि छोड़ो, पहले क्या समझना है, परफेक्ट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको पता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहां पे होती थी, कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? कहाँ, कौन सा पॉइंट था? परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा फीचर था? परफेक्ट नॉलेज। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में फीचर बताए थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यूनिफॉर्म प्राइस। फिफ्थ पॉइंट क्या था? परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर अबाउट द मार्केट। वही वाला परफेक्ट नॉलेज है। अब देखो परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है संचित भाई? परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है बायर और सेलर को, दोनों को मार्केट के बारे में परफेक्टली पता है, अबाउट द मार्केट प्राइस, अबाउट द गुड, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। लेकिन क्या परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? भाई जब फॉर एग्जांपल मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहा हूं, अब उस गाड़ी की नॉलेज तो सेलर को होगी ना, बायर को उस गाड़ी की एक्चुअल नॉलेज नहीं होगी। उसी के चक्कर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। समझ आ रही बात? अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहे पहले परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है, कह रहे implies that both buyer and seller have complete information about anything that may influence their decision making। मतलब बायर और सेलर को उस गुड के बारे में सारी नॉलेज है, वो सारी मटेरियल नॉलेज जिससे उनका डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसे बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज या परफेक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट होता है? नहीं बेटा, जब आप गुड्स लेने जाते हो तो हमेशा जनरली क्या होता है कि सेलर को गुड की ज्यादा नॉलेज होती है और बायर को नहीं, ऐसे ही होता है। तो टेक्निकली हाउएवर दिस अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन? परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाली अजम्पशन इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड इन रियल मार्केट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सर क्यों नहीं होता ऐसा? बेटा देखो पहला पॉइंट, क्यों कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती? पहला पॉइंट, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अगर आप हार्ट सर्जरी करवाने जा रहे हो तो डॉक्टर जो सेलर है, बेटा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आपको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं बता सकता, और बता भी तो आपको घंटा समझ आएगा, समझ थोड़ी आएगा। तो वहां पे सेलर के पास क्या है? ज्यादा नॉलेज डॉक्टर के पास, और बायर के पास क्या होगा? कोई भी नॉलेज नहीं है। पहला, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, क्या होता है? कंज्यूमर आर अनेबल टू क्विकली फाइंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ट प्राइसेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सर मतलब बेटा मान लीजिए मैं
फोन का कवर लेने गया नेहरू प्लेस, मैं फोन का कवर लेने गया नेहरू प्लेस, और मैं क्या पहली दुकान में मैंने पसंद करा और 800 रुपए का कवर लेकर आ गया, ठीक है, जल्दी जल्दी। और जब मैंने थोड़ा आगे जाके पता करा तो वही कवर जो 200 रुपए में कोई और बंदा अवेलेबल था, कोई और बंदा बेच रहा था 200 रुपए में, तो टेक्निकल क्या हुआ, आपको कई बार क्विक डिसीजन लेने होते हैं, और क्विकली डिसीजन लेने के चक्कर में आप प्राइस सेम कवर, ऐसे होता है बेटा। आप जाओ नेहरू प्लेस, जिसको नॉलेज नहीं हो तुम्हें तो पता नहीं लगेगा क्या हो गया तुम्हारे साथ। कभी लैपटॉप लेके जाना, तुम्हारे तो सामने सामने पता नहीं क्या ही कर देंगे वो लैपटॉप का। तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ध्यान से देखना होता है, किसी को नॉलेज हो उसको लेकर जाना हमेशा साथ में। द पॉइंट इज कंज्यूमर जो है वो अनेबल टू क्विकली फाइंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो टेक्निकली मैं जल्दीबाजी के चक्कर में महंगा प्रोडक्ट लेकर आ गया ना, मुझे नॉलेज थी नहीं, मैंने इंफॉर्मेशन ग्रैब करी नहीं, तो इस चक्कर में जाता है। और तीसरा, पीपल आर कैसे होते हैं नेचर में, ignorant of many factors in the market. Generally, they have inaccurate or incomplete data and make potentially wrong choices या decision. तो कई बार लोग ही ignorant होते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो पता करने की कोशिश करते हैं, और जो मार्केट में मिलता है लेके आ जाते हैं चुपचाप। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे पहली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मार्केट फेलियर ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बट उसको पढ़ने से पहले मैंने आपको क्या बताया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जब बायर और सेलर को कंप्लीट नॉलेज है अबाउट दी प्रोडक्ट और वो सारे फैक्टर्स पता है जिससे उसका डिसीजन मेकिंग डिसाइड होता है। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली अजम्पशन प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करती नहीं है ड्यू टू 3 रीजंस। पहला, क्योंकि कुछ नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सेकंड, क्विक डिसीजन के लेने के चक्कर में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब नहीं करते और प्राइसिंग वगैरह नहीं लेते। और थर्ड, कई बार पीपल ही कैसे होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो गलत डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। क्या बात समझ आई? ये 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बस अब देखो लास्ट, द अबव रीजन लीड्स टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फेलियर। अब ये ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा 100%। और पता किससे, मोरल हजार्ड से। बेटा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट मोरल हजार्ड से क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, पहले बता रहा हूं। अब देखो होता क्या है बेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से 3 चीजें होती है। मतलब जब बायर या सेलर को किसी प्रोडक्ट का पक्का नहीं पता होता ना, तो उससे 3 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले क्या होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है बताऊंगा। पहला प्रॉब्लम क्या है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी उसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन। और एडवर्स सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, मोरल हजार्ड। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे जी अगर मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई तो बेटा क्या आपको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं। क्या आपको एडवर्स सिलेक्शन लेना पड़ेगा? नहीं। और आपको मोरल हजार्ड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली इन तीनों रीजंस की वजह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो नहीं पाती, तो इंफॉर्मेशन फेलियर हो जाता है। और इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से क्या होता है, पहला एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन, और मोटा मोटा जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, मोरल हजार्ड। ठीक है, बायर होल्ड परफेक्ट नॉलेज हाई लास्ट। आरुषि जी बायर्स होल्ड परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा ना, जनरली सेलर को ज्यादा नॉलेज होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, किसी को भी हो सकती है। परफेक्ट नॉलेज होना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा। और साहिल भाई आप क्या बोल रहे हो, हाई इलास्टिसिटी, किस चीज की हाई इलास्टिसिटी बेटा? सर वो परफेक्ट, बेटा परफेक्ट कंपटीशन में हाई इलास्टिसिटी थोड़ी होती है यार। परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट इलास्टिसिटी होती थी ना। नोट देखो बेटा एक बार। अच्छा एक बार यहाँ देखो, ठीक ठीक है, सृष्टि जी इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, उसकी वजह से ये तीनों चीजें होती है। अब होता क्या है, ये तीनों चीजों की बात कर रहा है, ये तीनों चीजों की, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजार्ड, ये सब ये अफेक्ट करती है क्या, ये अफेक्ट करती है एबिलिटी ऑफ मार्केट टू एफिशिएंटली अलोकेट रिसोर्सेज एंड देयरफॉर लीड्स टू मार्केट फेलियर। पता है क्यों? क्योंकि
पार्टी विद बेटर इंफॉर्मेशन हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई जिसके पास बेटर इंफॉर्मेशन है बेटा वो जो है क्या करेगा, वो एडवांटेज लेगा दूसरे का, ज्यादा प्राइस में बेकार प्रोडक्ट चिपका देगा, लो क्वालिटी प्रोडक्ट चिपका देगा। अब जैसे मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, ध्रुवांश मेरे से कार परचेस करने आया, तो बेटा इस केस में किसको प्रोडक्ट की ज्यादा नॉलेज है? क्या बायर को परफेक्ट नॉलेज है? नहीं है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी नहीं है चेक करने की। कैसे चेक करेगा? मैंने भाई जुगाड़ वुगाड़ बैठा दिया, इतना इंजन में टाका लगा दिया कि भाई जब ये टेस्ट ड्राइव लेगा ना 10 किलोमीटर तब तक बढ़िया चलेगी, 10 किलोमीटर के बाद ही चारों टायर खुल जाएंगे। मैंने ऐसे कर रखा है, बिल्कुल कंडम गाड़ी है, बाहर से चमका दी, अंदर से साफ साफ कर दी, बस हो गया। अब क्योंकि इसको परफेक्ट नॉलेज है नहीं, पर ज्यादा नॉलेज किसको है? मेरे को। अब ये आया मेरे पास प्रोडक्ट लेने और बेटा मैंने इसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस चिपका दिया, तो मैंने बेकार गुड्स की ओवर प्रोडक्शन कर दी। जो गुड इतना प्रोडक्शन के लायक नहीं था, लेकिन मैंने सामने वाले को क्योंकि नॉलेज नहीं है उसका बेनिफिट उठा के लो क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या कर दी, ओवर प्रोडक्शन। ये सोचते हुए कि बेकार गुड है, मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा। गुड है 1 लाख का, मैंने इसे चिपका दिया 4 लाख का। मैम फ्रॉड नहीं। फिर तुम कैवी टेंडर पढ़कर आए और फिर तुम, बेटा ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। भाई आपने कैवी टेंडर पढ़ा है ना, तुमने क्या पढ़ाया था लॉ में कि भाई सेलर अपने प्रोडक्ट की थोड़ी कुछ बताएगा, इट इज बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो, हाँ इसमें इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी आती है, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बाहर क्वालिटी चेक करने तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके पर्पस के लिए फिट करेगा, सूटेबल है, रीजनेबल है। मैं ये फ्रॉड थोड़ी है, मैं थोड़ी, साइलेंस भी फ्रॉड नहीं होता, तुमने पढ़ा हुआ है, तो मेरी गलती थोड़ी है, तो उसकी गलती है। भाई तुझे चेक करना था ना, मैं तो दे दी थी गाड़ी, टेस्ट ड्राइव लेकर आता 15-20 किलोमीटर 100 किलोमीटर। एक्सेप्शन थे ना, तो कौन से एक्सेप्शन थे? अगर इंजन का पर्टिकुलर पर्पस नहीं बताना, वही ना, वही अगर इसने मुझे अपना पर्पस नहीं बताया, ये मेरे स्किल पे रिलाई करा, इसने बोला कि आप इन गुड्स में डील करो, अगर इसने ऐसा कुछ करा तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। नॉर्मल केस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेगा। अब देखो भाई, आगे देखो। अब 3 पॉइंट बताए थे आपको, फटाफट 3 पॉइंट करे, चैप्टर खत्म, मार्केट फेलियर खत्म। अगली क्लास में बताऊंगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। 4 रीजन बताए थे मार्केट फेलियर के, उन चारों केस में हम गवर्नमेंट क्या करती है ठीक करने के लिए, वो हम अगली क्लास देखेंगे। फटाफट देखना भाई। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है इंफॉर्मेशन फेलियर? संचित 3 बातें होती है इससे। सबसे पहला क्या होता है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? और एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है? हो रहा है। अब देखो पहले एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का होना मतलब पता क्या है? जहां पे एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज हो अबाउट द प्रोडक्ट, उसे बोलता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। फिर से रिपीट करो, जब एक सिंगल पार्टी आइदर सेलर और, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन होता है? सेलर। जब एक पार्टी को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और इसी को बोलते हैं, पेपर में नाम से आएगा, लेमन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बेटा? लेमन, नींबू होता है ना, नींबू, लेमन प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं। ठीक है, दो नाम है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और लेमन प्रॉब्लम। अब देखो वही बता रहा हूं, क्या बोला? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मींस इम्बैलेंस इन इंफॉर्मेशन। सर क्या मतलब है? दैट इज व्हेन seller knows more than buyer or vice versa, this can distort choices. Point number 2, when one party to a transaction knows a material fact that other party does not, thus phenomena which is sometimes referred to as Lemon's problem is an important source of market failure. ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को एक मटेरियल फैक्ट की ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू अदर पार्टी, और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से ही इसी को एक और नाम से क्या बोलते हैं? लेमन प्रॉब्लम। तो देखो लेमन प्रॉब्लम या नोट भी दिया, लेमन प्रॉब्लम क्या है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तो एक रेसिपी का एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस खरीदते हो, इंश्योरेंस कंपनी सेलर है और मैं बायर हूं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूं, कंपनी मेरे पास आएगी, कहेगी हेल्थ वेल्थ कैसी है, बढ़िया है, मैं क्या कहूंगा? बढ़िया है। प्रीमियम में होगी ना, अगर मैं बता दूं भाई मेरे को कैंसर है,
अगर मैं बता दूं भाई मेरे को टाइफाइड है, ये है, वो है, 10 बीमारी बता दूं, हार्ट की बीमारी है, बीपी लो है, बीपी हाई है, ऐसी बीमारी बता दी 25, तो बेटा मेरी प्रीमियम क्या बनेगी भाई? वो तो काटेंगे बड़े प्रीमियम। तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उस केस में भले ही वो कल मरने वाला है, इंश्योरेंस वाले को क्या बोलेगा एकदम बढ़िया, भाग के भी दिखाएगा उसको, अगर देखो पीटी करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अपनी हेल्थ की नॉलेज किसको ज्यादा है? बायर को ज्यादा है ना। तो यहाँ पे भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है लेमन प्रॉब्लम। यार ये तो मुझे भी नहीं पता टेक्निकली, पता नहीं क्यों बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम, लिखा है बस। इसकी स्टोरी में देख लूंगा वो क्यों बोलते हैं, आज तक मैंने भी आइडेंटिफाई नहीं, तो नहीं कुछ लॉजिक होगा लेमन में, क्या पता है, देखना पड़ेगा, कुछ होगा लॉजिक ऐसे कुछ, क्योंकि कुछ और भी बोल सकते हैं संतरा प्रॉब्लम, बट लेमन ही क्यों बोला, क्या पता कुछ कुछ उन्होंने कोरिलेशन बिठाया हो इसमें, एक बार चेक कर लूंगा। पहले बताओ ये समझ आया? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्लियर है? अच्छा अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जाना एडवर्स सिलेक्शन पे, किस पे? अब देखो, हाँ जी, अगर अगर मैं मान ले मेरे को थोड़ा बीपी का इशू है, एक सेकंड, मेरे को बीपी का इशू है, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रॉब्लम है, मैंने मना कर दिया कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल हेल्थी हूँ, उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए, बीपी का प्रॉब्लम पूरे टाइम थोड़ी रहता है, ड्यूटी में रहते हैं। अगर आपने टेस्ट करे और टेस्ट में मैं हेल्थी हुआ, जब तू मेरा बीपी चेक करेगा तो बीपी तो नॉर्मल रहेगा ना मेरा, और बाद में आपको बीपी इशू के चक्कर में मेरी डेथ हो गई, तो कौन सा क्लेम हो गया मेरा? कोई क्लेम नहीं। अगर वो हेल्थ चेकअप कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थी हूं मैं, और बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो भाई मेरे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उन्होंने चेक करा, उन्हें पता लगी कि लेबर में प्रॉब्लम है, तो पहले ही इंश्योरेंस से लेबर वाले फैक्टर हटा देंगे, फ्यूचर में मुझे लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से डेथ हुई तो वो इंश्योरेंस में नहीं आए। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो बायर के पास है ना, उसको अपनी नॉलेज ज्यादा है। अच्छा अब एडवर्स सिलेक्शन देखो कैसे होता है, सुनना ध्यान से, पहले मैं एडवर्स सिलेक्शन बता रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है। पहली बात यशिका जी, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है क्या? एडवर्स सिलेक्शन, इसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन होता है। सर क्या होता है एडवर्स सिलेक्शन? ऐसे इसे देखो, लेमन प्रॉब्लम, नींबू की दिक्कत। हाँ, एडवर्स सिलेक्शन, सुनना, एडवर्स सिलेक्शन generally refers to any situation in which one party to a contract, generally seller, possesses information relevant to contract that corresponding party does not have। सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ही बता रहा है दोबारा से। हाँ जी, दिस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू पार्टी, ये है असली रीजन एडवर्स सिलेक्शन का, lacking relevant knowledge to make suboptimal decision and suffers adverse effects। सर घंटा समझ नहीं आया। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको मस्त करके इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, अभी दिया था ना इंश्योरेंस का एग्जांपल। अब मैं बताता हूँ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उससे अब एडवर्स सिलेक्शन होता कैसे है, उससे मार्केट फेलियर कैसे होता है। अब देखना, अब आपको इस एग्जांपल से सब कुछ समझ आ जाएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, सुनना 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 ध्यान से बेटा, देखो यहां पर है मिस्टर एक्स और बेटा यहां पर है मिस्टर वाई। एक मिनट आप फोकस से, गौरव भाई, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दो पर्सन है बेटा। मिस्टर एक्स डेली योगा वोगा करते हैं, जिम में जाते हैं, जस्ट लाइक मी, एंड ही इज वेरी हेल्दी जस्ट लाइक मी। अबे मत करो। मिस्टर वाई बेटा ये बहुत ही बिल्कुल योगा वोगा दूर दूर तक नहीं, 11 बजे उठता है, जिम में से कुछ नहीं करना, बाहर का बर्गर पिज्जा सब खाता रहता है तुम्हारी तरह, और बहुत ही बेटा अनहेल्दी इंसान है। तो ये कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा अनहेल्दी। अब सुनना भैया,
अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ने ये गए किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास। एक्स और वाई दोनों, एक्स भी गया और वाई भी गया, और वहां पे एक्स और वाई इतनी लंबी लंबी छोड़ने लग गए। कह रहे अरे सर हम तो जिम भी जाते हैं, हम तो योगा भी करते हैं, हमारे तो हार्ट लिवर किडनी ब्लड पैर हाथ आंखें सब इतनी बढ़िया है एकदम, और टॉप नॉच कंडीशन में बढ़िया एकदम। ठीक है, ऐसा इन दोनों ने क्लेम करा। मतलब थे ये हेल्दी अनहेल्दी, लेकिन इन्होंने क्लेम करा कि इसने बोला मैं भी क्या हूं, जो कि क्या है, एक सच फैक्ट है, ये तो हेल्दी था। और वाई ने बोला क्या, मैं भी हेल्दी हूं। कह रहे पुशअप लगवा लो एक्स और मेरे में, मैं जीतूंगा। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके आ गया। मतलब इन दोनों ने हेल्दी क्लेम कर दिया अपना, समझ आ रही बात? लेकिन एक्चुअली में वाई क्या था, अनहेल्दी। दोनों को हेल्दी मानते हुए टेस्ट रिपोर्ट करवाई, टेस्ट में भाई नॉर्मल निकला, कोई ऐसी तो प्रॉब्लम निकली नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने, इन्होंने बोला आप दोनों बहुत ही सुपर हेल्दी हो और अभी यंग भी हो, तो हम आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं 1,000 रुपए की, महीना 1,000 रुपए, बहुत नॉर्मल सा प्रीमियम। अगर आप अपनी एज में अभी कोई इंश्योरेंस लेते हो टर्म वगैरह, अब कंसिडरिंग आप सब ठीक हो, फिट हो एकदम, हेल्दी हो, ज्यादा टेस्ट भी नहीं करते वो तो, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने 1-1.5 साल पहले कराया था, कुछ भी टेस्ट नहीं करे, नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा, मेजर सारे जो मेजर टेस्ट होते हैं ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के, वो सब चेक करे, बाकी कुछ चेक नहीं करा, मुझे लगा पता नहीं कितने टेस्ट कराएंगे, नॉर्मल सा, और बस मेरे को देखा, ऐसे देखा, एज वेज पूछी और कर दिया, राइट। तो मेरी प्रीमियम बड़ी लो जाएगी, जितना आप एज बढ़ाते रहोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ाते रहोगे हेल्थ की, वो प्रीमियम बढ़ाते रहेंगे। अब एक्स और वाई दोनों ने हेल्दी बोल के प्रीमियम करा दिया 1,000 रुपए। अब सुनना, अब ये तो बेटा कैसा था, अनहेल्दी। ये बेटा अगले महीने निकल गया मोमोज खाते खाते, मोमोज खा रहा था खा रहा था खा रहा था, निकल गया बेटा। अब यार इंश्योरेंस कंपनी को गड़बड़ लगी, इंश्योरेंस कंपनी को क्या लगी, गड़बड़। इंश्योरेंस कंपनी ने पता क्या देखा, कह रही यार हमारा जो इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। कैसी है, मतलब हमारी कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर है उसे ही क्या है, एक्चुअल नॉलेज है, हम तो ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना इतने बड़े लेवल पे। अब एक बात बताओ, आप एक बंदे से 10,000 की प्रीमियम परचेज कर रहे हो, अब क्या कंपनी उसका फुल बॉडी चेकअप कराएगी, फुल बॉडी चेकअप ही करवाओगे ना एक एक ऑर्गन का, तो 25-30 हजार आराम से लग जाते हैं। तो 10,000 का प्रीमियम बेचेंगे और 30,000 का फुल बॉडी चेकअप कराएगी, तो कह रही यार ये तो गड़बड़ है, और लोग ना झूठ बोल रहे हैं हमसे। अब पता क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ना चाहते हुए वाई जैसे घिनौने बंदों के लिए, ये जो बंदे ये वाले तुम जैसे जो झूठ बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम चार्जेस क्या करने पड़ेंगे, सिर्फ वाई जैसे लोगों के लिए, सबके लिए, सबके लिए। अबे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है हेल्दी हो और कौन सच बोल रहा है हेल्दी हो? तो अब इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा एडवर्स सिलेक्शन, जिसमें आप अपने प्रीमियम चार्जेस बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से जो हेल्दी बंदा है ना, क्या वो इंश्योरेंस परचेज करेगा? वो कहेगा अबे यार मैं तो सुपर हेल्दी हूं, पहले 1,000 रुपए समझ आता ले रहा था, लेकिन अब ये तो मेरे से, अब जो सच्चा बंदा है वो कहेगा यार मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं तो इतना महंगा प्रीमियम परचेज नहीं करूंगा। समझ आ रही है प्रॉब्लम? समझ आई प्रॉब्लम? इसे बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ाएगी सारे कंज्यूमर्स के लिए, आइदर वो हेल्दी हो या अनहेल्दी। और इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में जो हेल्दी पीपल है वो इंश्योरेंस की डिमांड करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बात समझ आई? इसे बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, एडवर्स सिलेक्शन। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे हर बंदा सच्चा सच्चा अपना बता रहा होता तो भाई वो फिर वाई को ज्यादा चार्ज करती और एक्स को कम, इसकी वजह से एक्स भी परचेज करता और वाई भी। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वाई जैसे जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हैं, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आइडेंटिफाई कर नहीं पाती और वो ओवरऑल प्राइजेस को क्या कर देती है, हाई, जिसकी वजह से हेल्दी पीपल इंश्योरेंस की डिमांड क्या करते हैं, कम। दिस इज नोन एज एडवर्स सिलेक्शन। ये समझ आया बेटा? पक्का 100%? चलो, तो ये हो गया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये हो गया एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, लेमन प्रॉब्लम, इसको बोल दिया मैंने एडवर्स सिलेक्शन। अब देखो यहां पे भी लास्ट पॉइंट, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एलिमिनेट्स हाई क्वालिटी गुड्स फ्रॉम अ मार्केट, buyer end up either selecting substandard
प्रोडक्ट और मार्केट ऑल टुगेदर। या तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेता है या फिर मार्केट को ही छोड़ के चलाता है, डिमांड ही नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है वो तो मतलब जो हेल्दी बंदा था वो तो भाई लेगा ही नहीं ना ऐसे गुड्स, वो तो छोड़ के चले जाएगा, मैं ले ही नहीं रहा, मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं क्यों फालतू में इतना एक्सपेंसिव खरीदूं। हाँ सस्ता होता तब तो बात थी। क्लियर है? और लास्ट बेटा क्या पॉइंट था? मोरल हैजार्ड। अब मोरल हैजार्ड भी बताता हूँ। मोरल हैजार्ड क्या होता है समझो। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो, मान लो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है बेटा। मान लो मैंने कार परचेज करी, कार परचेज करते ही आपको कार का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो मैंने कार परचेज करी, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा दिया। अब सुनना, गाड़ी कौन चला रहा है? मैं। किसके पास रहती है? मेरे पास। क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला बंदा मेरे घर के नीचे रहता है, देख रहा है मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ? अगर गाड़ी को कोई भी लॉस डैमेज हुआ उसका कंपनसेशन कौन पे करेगा? इंश्योरेंस। बेटा मैं तो गाड़ी का भूत बना दूंगा। अगर मुझे पता है, अगर मेरी इंश्योरेंस नहीं है तो मैं तो गाड़ी रोक रोक के चलाऊंगा आराम आराम से। लेकिन क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी मेजर डैमेज हुआ तो उसका कंपनसेशन मेरी पॉकेट से तो होना नहीं है, वो तो इंश्योरेंस वाले देंगे। तो मैं थोड़ा सा गाड़ी का ओवर यूटिलाइजेशन करूंगा और थोड़ा रफ तरीके से चलाऊंगा, डैमेजेस करूंगा। तो ये होती है प्रॉब्लम। जब भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है ना और वहां पे आपको अपनी पॉकेट से कंपनसेट नहीं करना, कोई और कर रहा है, तो आप उन उसका गलत यूज करते हो, गलत तरीके से यूज करते हो, रफ यूज करते हो, जिसकी वजह से डैमेजेस ज्यादा होती है। अगर आप ढंग से चलाओ और डैमेज ना हो, इंश्योरेंस कंपनी का कितना पैसा बचेगा समझो। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपकी जेब से वो पैसा नहीं था। अरे इंश्योरेंस कराना तो कंपलसरी, गाड़ी का करा ही दिया तो अब चलाओ आराम से, ठोक गई तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक करवा लेंगे। इसे बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। बेटा ये बहुत बार 3 नंबर का आता था इंटर में, अब पता नहीं कैसे आएगा बट आने के चांसेस है। देख लो एक बार। मॉरल हैजार्ड arises whenever there is an externality, that is economic agent can shift some of its cost to other. It is about informed person taking advantages of a less informed person through unobserved action. मैं तो इन्फॉर्मेटिव पर्सन हूं, मुझे पता है ना गाड़ी कैसे चल रही है, ठुकी है कैसे ठुकी है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसी है? अनइन्फॉर्म्ड, उसे पता नहीं है। लेकिन मैं गाड़ी कैसे भी ठोक के उससे एडवांटेज ले लूंगा। लोग करते हैं बेटा, लोग गाड़ी ठुक जाती कैसे, किसी गलत तरीके से हो सकता है जो इंश्योरेंस में कवर भी ना हो, लेकिन आप जो है प्रेजेंट कर देते हो कि जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको होता है गाड़ी ठुक गई आपकी और आप चला रहे हो, बंदा जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मान लो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी भेड़ दी मैंने, क्या इंश्योरेंस वाला बंदा था उस टाइम पे? मैं क्या बोलूंगा, गाड़ी कौन चला रहा था? पापा चला रहे थे, लाइसेंस है उनके पास, गलती से ठुक गई। उन्हें तो इन्फॉर्मेशन नहीं ना, लेकिन मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन जो है, मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बात उन्हें नहीं पता। और उस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाते हुए मैंने अपनी कॉस्ट किसके सर मार दी? उनके सर। इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं गुड्स का गलत तरीके से यूज कर रहा हूँ। अगर ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता तो मैं गुड्स को आराम से यूज करता, सही से टेक केयर करते हुए। इट अकर्स when one party to an agreement knows that he need not bear the consequences of his bad behavior, and the other the and that the consequences, if any, would be borne by the other party. Therefore he engages in risky behavior or fails to act in good faith. एग्जाम्पल मैंने बेटा यहाँ पे दे दिया, ये मोरल हैजार्ड का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल था? एडवर्स सिलेक्शन। वहां पे ना पेज में जगह नहीं थी इधर वाले में, तो मैंने एडवर्स सिलेक्शन का दे दिया, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी के साथ आपका चैप्टर 2 खत्म नहीं हुआ। चैप्टर 2 सबसे बड़ा है, उसमें मार्केट फेलियर के साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी थे ना, तो हमने एक पार्ट खत्म कर लिया। आज हमने क्या कर लिया बेटा? आज हमने यूनिट 1 तो पहले ही खत्म कर ली थी, फिस्कल फंक्शंस। आज हमने क्या कर लिया? यूनिट 2 हमने कर लिया, मार्केट फेलियर। अब अगली क्लास में आपको क्या कराऊंगा कि गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करती है, क्या क्या करती है। चारों केस पढ़ेंगे। मोनोपोली पावर में क्या करती है, इम्परफेक्ट तो नॉलेज में क्या करती है,
पब्लिक गुड में क्या करती है और एक्सटर्नैलिटीज में क्या करती है। हाँ वही तो गवर्नमेंट क्यों बना रही है, ताकि मार्केट फेलियर ना हो ना। अगर गवर्नमेंट ना बनाए तो उन्हें तो कोई बनाएगा ही नहीं। तो तुम लोग बोल रहे हो कि गवर्नमेंट बनाएगी, वो तो करेक्शन प्रोसेस हो गया ना। अगर मान लो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया मार्केट को, तो क्या कोई पब्लिक गुड बनाएगा? तभी तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बेटा एक बार रिपीट कर दूं मैं फटाफट? क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं? फोकस से सुनो भाई। मार्केट फेलियर होने के 4 कॉज है। सबसे पहला, मार्केट और मोनोपोली पावर, जिसमें मोनोपोली के केस में आप प्राइस को ज्यादा चार्ज करने के चक्कर में क्या करते हो, अंडर प्रोडक्शन जानबूझ के। सेकंड मैंने क्या बताया, एक्सटर्नैलिटीज 8 टाइप की है, 8 टाइप की। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, कंजम्पशन में पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोडक्शन और उसके अंदर भी रिसीव कैश होगी, उसकी भी फर्दर दोनों टाइप है, टोटल 8। अब एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नैलिटी के केस में हम ना प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को ही लेते हैं। हम एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को क्या करते हैं, इग्नोर, जिसकी वजह से ओवर और अंडर प्रोडक्शन होता है। फिर आज की क्लास में तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पब्लिक गुड, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया बेटा, प्राइवेट गुड जो खरीदेगा वो यूज करेगा। राइवल ट्रस्ट होते हैं, एक्सक्लूडेबल्स होते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है और एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट इसमें होती है। पब्लिक गुड में क्या होता है बेटा, कलेक्टिव प्रोडक्शन होगी, आप परचेज भी ना करो फिर भी आप यूज कर सकते हो, नॉन एक्सक्लूडेबल होंगे, नॉन राइडर ट्रस्ट होंगे, एडिशनल कॉस्ट क्या होती है, जीरो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्री राइडर प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे फ्री प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? अब पब्लिक गुड मार्केट फेलियर कैसे करता है? अरे भैया अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो क्या कोई प्राइवेट बंदा पब्लिक गुड्स बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव होते नहीं है, तो वो मोटिवेट नहीं हुआ और इट लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स। क्या बोलेगा? अंडर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स का अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया मार्केट फेलियर का, विच इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन फेलियर। अब ये क्या होता है, उसके लिए मैंने बताया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब बायर और सेलर को सारी बातों का एकदम कंप्लीट एब्सोल्यूट क्लियर हो, उसे बोलते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 3 रीजन इसके, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। कई बार आप जो है कुछ डिसीजन मेकिंग में चेक नहीं करते, और कई बार पीपल ही कैसे होते हैं, इग्नोरेंट। तो इन तीनों की वजह से क्या होती है, इंफॉर्मेशन फेलियर। क्या होती है? और उसकी वजह से लीड्स टू 3 चीजें, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इट लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन, और उससे प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजार्ड। अब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है जब एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी, एंड इट इज आल्सो नोन एज लेमन ड्रॉप। एडवर्स एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है। बेटा जब एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज होती है तो उसके चक्कर में क्या होता था, उसके चक्कर में दूसरी पार्टी जिसको कम नॉलेज है वो ना एग्रीगेट लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी सबके प्राइसेस क्या कर देगा, ज्यादा। अब जो हाई क्वालिटी कंज्यूमर है जिसकी हेल्थ अच्छी है वो उसे खरीदने से क्या होगा, डिस्करेज, और वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है मोरल हैजार्ड। कई बार जिस पर्सन को ज्यादा नॉलेज होती है उसे पता होता है कि भाई मेरे पे अल्टीमेटली कोई भी कॉस्ट नहीं होगी और वो कॉस्ट का बर्डन शिफ्ट कर सकता है, इसकी वजह से वो बैड बिहेवियर करेगा, रिस्क लेगा और गलत यूज करेगा, रफ चलाएगा गाड़ी को, उसकी वजह से मोरल हैजार्ड वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारे हो गए मार्केट फेलियर के कॉजेस। फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम करेंगे मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इंटरवेंशन। ठीक है, ये सारी फोटोज मैं आपको आज ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्लीज बेटा इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। बेटा कौन सा रिपीट करूं, आप बेटा बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हो, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बेटा, पॉइंट बता जल्दी से। पहले बताओ यहाँ पे जिस बच्चे बेटा किसी को कोई डाउट, बेटा पब्लिक फाइनेंस साइल बाय रिकॉर्ड होके मिल जाएगा 100%। आज से लेक्चर 1 अपलोड कर दिया, लेक्चर 2 और 3 आज ही रात को अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सर इंफॉर्मेशन वाला रिपीट कर दो। किसके, सॉरी सॉरी, मैम कंजम्पशन कम क्यों हो रही है इसमें? हाँ 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 हाँ, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट गुड्स है वो नहीं लेगा। हाँ हाँ हाँ, जो हाई क्वालिटी वाला बंदा था, जो एक्चुअली हेल्थी चीजें नहीं था, वो तो लेना छोड़ देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कौन परचेज करेंगे, सिर्फ अनहेल्दी लोग। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को क्या होगा, लॉस होने लग जाएंगे, क्योंकि जितने भी बंदे सारे अनहेल्दी है क्लेम ज्यादा देने पड़ेंगे, तो अंडर प्रोडक्शन लीड करेगा।
एक मिनट रुक जा बेटा। अजीज भाई मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन फेलियर वाला सुनने ध्यान से। बेटा होता क्या है, मार्केट में ना, मार्केट में जो सेलर होता है जनरली उसे ज्यादा नॉलेज होती है एज कंपेयर टू दी बायर। तो टेक्निकली इंफॉर्मेशन फेलियर होने का पहला रीजन ये होता है, और इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कि जब आपकी एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू दूसरी पार्टी। तो पहला रीजन ये हो गया इंफॉर्मेशन फेलियर का। अब इसके चक्कर में आप लेते हो एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब अब क्या होगा, बायर जो है ना, बायर, क्योंकि उसे तो नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, तो हो सकता है कि बायर जो है ना वो परचेज कर ले बैड या लो क्वालिटी प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। तो मार्केट फेलियर होने से सबसे पहले, इंफॉर्मेशन फेलियर होने से, सॉरी, सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन फेलियर होने से सबसे पहले एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है। ये चीज मैंने बताई, और मोलार हजार्ड इसी से कनेक्टेड है। जब ऐसा होगा कि किसी पार्टी को ज्यादा नॉलेज है अगर दूसरी पार्टी के कंपेरेटिवली, तो क्या होगा ना, वो जो गुड्स है, गुड्स को रिस्क रिस्की बिहेवियर से यूटिलाइज करेगा। अब जैसे सेलर मान ले ये सेलर है, इसे अपनी गाड़ी सेल करनी है, और गाड़ी खरीदने वाला ये बायर है। अब अगर मुझे पता है सेलर को कि यार अगले दिन ये गाड़ी ये खरीदने वाला है, तो मैं इस गाड़ी की थोड़ी सी रफ यूज करूंगा, क्योंकि मुझे अब तो भैया मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है इस गाड़ी से, मैं तो इसे ज्यादा गंदे तरीके से चलाऊंगा। और अगर कोई डैमेज होता भी है इंटरनली, इंजन विंजन पे कोई लोड पड़ता है, तो वो डैमेज तो मेरे को बोन ही नहीं करना, क्योंकि कल तो ये गाड़ी मेरे से ले जाएगा। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, जब तू एक पार्टी को ज्यादा नॉलेज होती है और उसे पता है कि मेरे पे कोई डैमेज नहीं आने वाला, डैमेज दूसरी पार्टी लेगी, तो उस केस में ये वाला जो पर्सन है ये गुड्स का गलत तरीके से यूज करेगा, एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मोरल हैजार्ड। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन फेलियर में तीन पॉइंट है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इट लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन, एंड इट लीड्स टू मोरल हैजार्ड। अजीत बेटा क्लियर है, ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार मैं ग्रुप पे भेजूंगा, आराम से रीड कर लियो, समझ आ जाएगा। नेशनल के लास्ट क्लास 10 दिन पहले ले ली थी सर, मतलब एक पार्टी जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये तीनों होता है। हाँ जी आप कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। जो एक पार्टी ज्यादा इन्फॉर्मेशन में है ना, वो दूसरी पार्टी का ना थोड़ा एडवांटेज ले लेती है, क्योंकि इसे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो वो रहता है बैड प्रोडक्ट के चलते, जो गलत प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, फिर भी प्राइस ज्यादा हाई चार्ज कर लेगी लो क्वालिटी गुड्स का। ये तीनों चीजें फिर प्रॉब्लम होगी, मोरल हैजार्ड होगा, एडवर्स सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको क्लियर हो। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप नोट्स कंप्लीट, भाई इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना सारे, ठीक है ना। अभी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। अगली क्लास हम चैप्टर नंबर 2 को खत्म करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बचा इसमें बच। चलो टाटा बाय बाय। हाँ जी भाई बताओ। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना 4 सेक्टर का। हाँ भाई, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना सर। ये भाई 2 सेक्टर में है, ये 3 सेक्टर में है, और ये 4 सेक्टर में है, ये वाला भी, ये वाला दोनों भी। अगर टी गिवन नहीं है, ये स्मॉल टी होता है बेटा, लास्ट एवरेटिंग है। अगर टी गिवन नहीं है तो 1 माइनस बी प्लस एम, और अगर टी गिवन है तो 1 माइनस बी 1 माइनस टी प्लस एम। बी इज एमपीसी, ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू टैक्स, ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इनपुट। तो सर आपने जब ये सॉल्व करवाया था, हाँ, तो हमारे क्वेश्चन में देखना बेटा, हमारे क्वेश्चन में सी के साथ 0.8 ये बी होता है, टैक्स वाले फंक्शन में जो y के साथ है वो t होता है, और m वाले फंक्शन में जो y के साथ है वो m होता है। कैलकुलेशन ही गलत है। क्यों भाई? सर 1 माइनस ये होगा भाई, 1 माइनस 0.8 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ये 1 में से 0.3 माइनस करियो, 0.7 आया, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर, 0.56 शायद वो आया।
1 माइनस 0.3 0.7 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करा 0.56 इसमें प्लस करना है 0.1। सर एक मिनट 0.7 को सर 1 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे आप, ब्रैकेट में है सर।